नमस्कार, पेश है आज सुबह का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं, कोई खबर लापता नहीं। तृणमूल के दर्जनों नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में गए। कांग्रेस की बैठक में सुलह सफाई का रास्ता निकला। किसान नेताओं ने लिखा प्रधानमंत्री और तोमर को पत्र। चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड का कमांडर बदला। फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अयोध्या के पास बनने वाली मस्जिद का डिजाइन जारी हुआ और 12 देशों ने कोरोना वायरस के टीके पर भारत से मदद मांगी। समाचारों की कमी नहीं है। मित्रों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दर्शकों के सीमित रिस्पांस की वजह से हम 1 जनवरी से यह बुलेटिन बंद कर सकते हैं। हालांकि हमारा चैनल बदस्तूर जारी रहेगा। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता, गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मिदनापुर में हुई अमित शाह की रैली में टीएमसी के अलावा कांग्रेस और माकपा के कई नेता भी भाजपा में शामिल हुए, जिनमें सांसद सुनील मंडल भी थे। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से 1 सांसद, 9 विधायक, 1 पूर्व मंत्री, 1 एमओएस, 15 पार्षद, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। उधर तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में जाने पर टिप्पणी की है कि अच्छा है, हमारी पार्टी अब वायरस से मुक्त हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित बैठक कल हुई, जिसमें मतभेदों को सुलझाने में कुछ हद तक कामयाबी मिली। 5 घंटे चली बैठक में वे 23 नेता भी शामिल थे, जिन्होंने अगस्त में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में सुधारों की मांग की थी। ये नेता कल की बैठक में भी अपनी इन मांगों पर अडिग रहे कि पार्टी में सभी स्तरों पर आंतरिक चुनाव कराए जाने चाहिए और सामूहिक नेतृत्व प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ अशोक गहलोत, AK एंटनी, हरीश रावत, अंबिका सोनी और अजय माकन जैसे नेताओं ने राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष पद पर वापसी की मांग की। राहुल गांधी ने खुद भी कई बेबाक टिप्पणियां की। हालांकि वे इस बारे में कुछ नहीं बोले कि क्या वे फिर से अध्यक्ष बनना चाहेंगे। पता चला है कि पार्टी अतीत में किए गए पंचमढ़ी चिंतन शिविर की शैली में एक नया चिंतन शिविर आयोजित कर सकती है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पत्र लिखकर कहा कि उनका आंदोलन अराजनीतिक है। पत्र में कमेटी ने जोर दिया कि किसानों का आंदोलन किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और तोमर को अलग अलग हिंदी में लिखे पत्रों में किसानों ने कहा कि सरकार का यह मानना गलत है कि किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्षी पार्टियों का हाथ है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर किसानों को 3 कृषि कानूनों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया था। पत्र में लिखा है, सच्चाई तो यह है कि किसान आंदोलन ने राजनीतिक दलों को अपने विचार बदलने पर मजबूर किया है और आपका यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा कि राजनीतिक दलों ने इसे हवा दी है, वह गलत है। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनरल झांग शुडोंग को पश्चिमी थिएटर कमान का नया कमांडर नियुक्त किया है। जिनपिंग ने जनरल झांग समेत चीनी सेना एवं सशस्त्र पुलिस बल के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई से जारी गतिरोध के बीच PLA की पश्चिमी कमान में शीर्ष स्तर पर हुई यह नई नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देश सेनाओं को वापस हटाने के मुद्दे पर बातचीत दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमान भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी गतिविधियां चलाती है। इस कमान में आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल हैं। पहले इसका नेतृत्व जनरल झाओ जोंगकी के हाथ में था। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत फारूक अब्दुल्ला और दूसरों की 11.86 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त कर ली गई है। इन संपत्तियों में फारूक अब्दुल्ला के 3 घर भी शामिल हैं। इनमें एक घर गुपकार रोड, दूसरा तहसील कटीपुरा तनमर्ग और तीसरा भटंडी जम्मू में बताया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है और वो इसे अदालत में चुनौती देगी। अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में प्रदेश सरकार द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट गठित किया है।
कल लखनऊ में ट्रस्ट के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ वास्तुविद और इस मस्जिद के डिजाइनर प्रोफेसर SM अख्तर ने मस्जिद का डिजाइन जारी किया। इसमें मस्जिद के साथ अस्पताल, प्रकाशन गृह और शोध केंद्र आदि का भी निर्माण करवाया जाएगा। मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि धन्नीपुर मस्जिद होगा। यहाँ अभिलेखागार और संग्रहालय भी बनेगा जिसमें भारतीय और इस्लामी संस्कृति की झलक मिलेगी। JNU के प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी मस्जिद की परियोजना में सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के लिए 12 देशों ने भारत से मदद मांगी है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने शनिवार को कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में यह बात कही। समूह की बैठक ऐसे दिन हुई जब देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि हो सकता है कि देश में कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर न आए, और यदि दूसरी लहर आती भी है तो इसके पहली लहर जितनी ताकतवर होने की संभावना नहीं है। भारत में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों में कमी देखी गई है। इस समय प्रतिदिन करीब 25,000 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि मध्य सितंबर में प्रतिदिन 90,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु की दर भी दुनिया में सबसे कम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता, सिद्धांतकार और पत्रकार MG वैद्य का निधन हो गया है। उन्होंने 97 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। नागपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। वैद्य अपने पीछे अपनी पत्नी सुनंदा, 3 बेटियों और 5 बेटों को छोड़ गए हैं। नागपुर के अंबाजारी घाट पर आज 20 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वैद्य ने 1966 से पत्रकारिता शुरू की थी। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर कई उत्कृष्ट लेख, संपादकीय और टिप्पणियां लिखी हैं। उन्हें पत्रकारिता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने सुगम संघ नामक एक हिंदी पुस्तक भी लिखी थी जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने एडिलेड ओवल के मैदान में कल टीम इंडिया को 8 विकेट से मात दे दी। टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अब भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ गई है। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरी पारी में उसने आश्चर्यजनक रूप से खराब प्रदर्शन किया और महज 36 रनों पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत का न्यूनतम स्कोर था। भारत की हार का श्रेय पहली पारी में उसकी खराब फील्डिंग और दूसरी पारी में शर्मनाक बल्लेबाजी को जाता है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के समय भारतीय फील्डरों ने अनेक आसान कैच छोड़ दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने भारत की दूसरी पारी में किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया और महज 8 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आपराधिक मानहानि के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगी है। विवेक डोभाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कारवां पत्रिका के खिलाफ उनके विरुद्ध एक बयान और लेख जारी करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, मैंने विवेक डोभाल के खिलाफ बयान दिया। चुनावों के समय मैंने गुस्से में आकर कई आरोप लगाए, मुझे इनका सत्यापन करना चाहिए था। इस मामले पर विवेक डोभाल ने कहा, जयराम रमेश ने माफी मांगी है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। कारवां पत्रिका के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला जारी रहेगा। अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने सोमवार को पत्रिका के खिलाफ फौजदारी मानहानि की शिकायत दायर की थी। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।